हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एमएचसी। अब ये टॉपिक जो है वो लास्ट ईयर आपने फिजियो में भी पढ़ा होगा और इस ईयर भी इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पैथो में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो माइक्रो में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन अपन बड़े आराम से इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स अपन आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अपन एमएचसी की डेफिनेशन कवर करेंगे, एक्चुअली रीजन इसे क्यों कहते हैं वो अपन समझेंगे। क्लास 1 वर्सेस क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि वो पूछेगा आपसे क्लास 1 और क्लास 2 जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उनके बीच में डिफरेंसेस बताइए। और लास्ट में अपन एचएलए का जो रोल है उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एमएचसी है क्या। एक्चुअल में ये अपन कह रहे हैं कि सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक ग्रुप है, यानी कि ये एक सेल है, इसके ऊपर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। इन सब का एक ग्रुप है और ये ग्रुप क्या कर रहा है कि कोई भी एंटीजन जो है उसे प्रेजेंट कर रहा है टू द टी हेल्पर सेल, ताकि वो जो टी हेल्पर सेल है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। यानी कि वो ये देख पाए कि भाई ये जो सेल मुझे प्रेजेंट करी गई है वो अगर सेल्फ सेल है तो वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, अगर नॉन सेल्फ सेल है यानी कि बाहर से कोई आईवी सेल है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो उसके ऊपर फिर इम्यून रिएक्शन करेगा। अब ये सारी चीज पॉसिबल क्यों हो पा रही है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का ग्रुप है वही एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है टी हेल्पर सेल्स के सामने। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है उसी में ही होंगे। क्यों? क्योंकि एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो जिन सेल्स के सरफेस पे होंगे वो कौन सी सेल्स होगी? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही होगी। ये एक बेसिक डेफिनेशन हुई एमएचसी की। इसके अलावा एक और डेफिनेशन या एक अपन कह सकते हैं कि फ्रेजिंग डेफिनेशन जो है वो ये है कि एक्चुअल में एमएचसी जो है वो रीजन ऑफ मल्टीपल एक्सप्रेस्ड जीन है क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6 में भी उसकी शॉर्ट आर्म पे अपन कह रहे हैं, शॉर्ट आर्म अपने को पता है पी होता है, लॉन्ग आर्म क्यू होता है, तो शॉर्ट आर्म पी पे मल्टीपल एक्सप्रेस्ड जीन का एक रीजन है। सपोज ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। इस क्रोमोसोम का सपोज ये एक स्पेसिफिक रीजन है और इस रीजन के अंदर अपन कह रहे हैं बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। क्या है? बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है और ये सारे जीन्स क्या हो रखे हैं, एक्सप्रेस हो रखे हैं, यानी कि ये सारे के सारे जीन्स जो है वो एक्टिव है। एक्टिव है, एक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये जो जीन्स है वो एमआरएनए के अंदर इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन होके ये प्रोटीन्स बनाएंगे और ये जो प्रोटीन्स है यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वही सेल के सरफेस पे जा रहे हैं। तो ये समझ आया कि भाई क्रोमोसोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म यानी कि पी पे एक रीजन है, उस रीजन के अंदर बहुत सारे क्या है, जीन्स प्रेजेंट है और उस ग्रुप ऑफ जीन्स के भी हर एक जीन के क्या होंगे, बहुत सारे अलील्स होंगे। और इससे अपन क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन कह सकते हैं। तो बहुत सारे अलील्स होंगे और ये जो जीन्स है वो एक्टिव है, यानी कि इन सब का ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए के अंदर, फिर वो बना रहे प्रोटीन्स जो कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और वही सरफेस पे जा रहे हैं। वो एंटीजन को फिर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं टू द टी हेल्पर सेल, ताकि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है किसकी? एमएचसी की, और एक कंप्लीट डेफिनेशन है जो समझ ही नहीं आती स्टूडेंट्स को कि हो क्या है। अपन ने बहुत अच्छे से समझी। अब देखिए कि ये जो आपके एमएचसी है ये क्यों क्रिटिकल है। तो एक तो इम्यूनोलॉजिक स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो ट्रांसप्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे अपन समझेंगे। इसके अलावा बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो है उनकी ससेप्टिबिलिटी को पहचानने में कि भाई हाँ इस बच्चे के अंदर ये कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती, वो सब जानने के अंदर एमएचसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो अपन ने डेफिनेशन की बात करी। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि जो एमएचसी है उसे एचएलए रीजन भी कहा जाता है। एचएलए का मतलब क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जो पता चला था वो ह्यूमन के जो ल्यूकोसाइट का सरफेस था उसके ऊपर पता चला था, इसलिए अपन इन्हें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कह रहे हैं। और एचएलए रीजन जो है एमएचसी को कहा जाता है कि भाई ये ल्यूकोसाइट है और ल्यूकोसाइट के सरफेस पे अपन देखें तो क्या होंगे, बहुत से ऐसे जीन्स प्रेजेंट रहे होंगे सबसे पहली बार, तो इसे फिर एचएलए रीजन कह दिया गया। और अभी अपन ने बोला कि इन एचएलए जीन्स के क्या होते हैं, बहुत सारे अलील्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होती है
तो उसी वजह से अपन देखें तो क्या होता है, जब ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है तो अपन बार बार ये चीज़ देखते हैं कि अपने को कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए, कि जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उनकी कंपैटिबिलिटी मैचिंग होनी चाहिए। उसमें भी एच एल ए मैचिंग की बात करी जाती है। एच एल ए मैचिंग का मतलब ही ये है कि जो एच एल ए जीन्स है, उन एच एल ए जीन्स के जो एलिलिक फॉर्म्स है, वो एलिलिक फॉर्म्स जो है वो आपस में मैच करनी चाहिए, वो आपस में कंपैटिबल होनी चाहिए बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट। अगर ऐसा होता है तो ही जो ट्रांसप्लांटेशन अपन कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा, वरना ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा, और वो जो ट्रांसप्लांट अपन ने करा था उसका ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। ये समझ आई? तो यही एक मेजर चैलेंज है कि एच एल ए जीन्स के जो बहुत से अलेलिक फॉर्म्स है उन्हें अपने को क्या कराना पड़ेगा, डोनर और रेसिपिएंट के बीच में मैचिंग होनी चाहिए, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर जो एम एच सी जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे टोटल 4 रीजन्स पे प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि जो शॉर्ट आर्म पी है वो शॉर्ट आर्म पी के भी मेनली 4 रीजन पे प्रेजेंट हो सकती है, जिनकी नेमिंग करी गई है ए बी सी एंड डी। कुछ नहीं है भाई, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। ये अपन कह रहे हैं कि सपोज शॉर्ट आर्म हो गई एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, और इसके अंदर भी अलग अलग एक ये ए रीजन है, एक ये बी रीजन है, एक ये सपोज सी रीजन है, एक ये डी रीजन है, और इन रीजन्स के भी फर्दर और बहुत से वेरिएशन हो सकते हैं, और इन रीजन्स के अंदर ऐसे क्या होते हैं, बहुत से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जीन्स फर्दर क्या होंगे, फिर एमआरएनए, और एमआरएनए से ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, वो ग्लाइकोप्रोटीन सेल सरफेस पे चल जाएंगे। समझ आई चीज? तो ये अपन ने बात करी कि भाई इसे एचएलए रीजन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट अपन आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस लेक्चर का, कि एमएचसी जीन्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो टोटल 3 क्लासेस अपने को देखने को मिलती है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लास 1 एंड क्लास 2 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही मेनली एंटीजन को प्रेजेंट करती है। क्लास 3 वाली एंटीजन प्रेजेंटिंग नहीं करती है, और एग्जामिनर क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में डिफरेंसेस पूछता है। वो अपन अभी इस टेबल से समझेंगे कि क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्लास 1 का जो आपका कंपोजिशन है उसके अंदर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 अपन देखें तो प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और ये कॉन्टैक्ट साइट होती है CD8 सेल्स के लिए, यानी कि टी सप्रेसर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के लिए। ये अपन ने इम्यूनोपैथोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था वहाँ पे अपन ने बोला कि जो टी सप्रेसर या साइटोटॉक्सिक यानी कि CD8+ सेल्स जो होती है वो MHC क्लास 1 के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है, तो वहीं जो CD4+ सेल्स होती है यानी कि जो टी हेल्पर सेल्स होती है वो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है। और इसका कंपोजिशन क्या है क्लास 2 वाले का, अल्फा 1 एंड बीटा 1 जो कि शीट प्लेटफॉर्म होंगे, इसके अलावा अल्फा 2 एंड बीटा 2 पेप्टाइड चेन्स, की आपको रटना ही पड़ेगा। इसके बाद जो क्लास 1 वाले MHC के जीन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सारी की सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और सारे प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होंगे। तो क्लास 2 वाले जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। मेनली जो एंटीजन को प्रेजेंट करना है टू द टी हेल्पर सेल, वो कौन कर रहा होगा, MHC के क्लास 2 वाले जो जीन्स है वो कर रहे होंगे। जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में मैक्रोफेजेस आ गए, डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह आ गए। अब जीन कोडिंग रीजन्स जो है वो क्लास 1 के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं HLA-DR, HLA-DQ एंड HLA-DP। ये आप कह सकते हो कि इसी का वेरिएशन है इन द फॉर्म ऑफ क्लास 2। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नेमिंग पता होनी चाहिए। अब जो टी सेल रिसेप्टर के रीजन है उसका रिकग्निशन कैसे होगा, तो क्लास 1 वाले जो है वो CD8+ टी सेल्स यानी कि टी सप्रेसर सेल्स जो है उसकी बात करते हैं, उससे बाइंड करेंगे। तो क्लास 2 वाले जो है वो CD4+ टी सेल्स यानी कि टी हेल्पर सेल्स से बाइंड करेंगे। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो क्लास 1 जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसके अलावा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स, इन तीनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो वायरस जो है वो भी सेल के क्या होगा, अंदर होगा, और ट्यूमर जो होगा वो भी क्या बनेगा, सेल के अंदर बनेगा। यानी कि ये दोनों ही एंटीजन, चाहे वायरस हो चाहे ट्यूमर हो, वो सेल के अंदर है। यानी कि क्लास 1 वाले जीन कभी एक्ट करेंगे, जब एंटीजन एंडोजीनस होगा, यानी कि सेल के अंदर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वहीं अगर अपन क्लास 2 वालों की बात करें तो यहाँ पे एक तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन के लिए क्लास 2 वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे, और टी हेल्पर सेल्स जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर एंटीजन एक्सोजीनस है यानी कि सेल के बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया,
वो बैक्टीरिया बाहर से ही सेल को अफेक्ट कर रहा होगा, उसको इन्फेक्ट कर रहा होगा, तो उस केस में फिर कौन सा एमएससी जीन रोल प्ले करेगा, तो क्लास 2 वाला जो है वो रोल प्ले करेगा अगर एक्सोजीनस है तो, और एंडोजीनस है तो क्लास 1 वाला। अब कुछ डिजीज एसोसिएटेड की बात कर लेते हैं तो क्लास 1 से है, एक तो है ना बेसेट डिजीज है, इसके अलावा सोरियासिस वल्गैरिस है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बात नहीं। क्लास 2 वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस आ रहा है, इसके अलावा रूमेटेड आर्थराइटिस वगैरह आ रहे हैं जो कि क्लास 2 एमएससी जीन से रिलेटेड होते हैं। और ये जो रूमेटेड आर्थराइटिस है वो क्या है, एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये भी अपने को पता है। तो ये तो अपन ने क्लास 1 एंड क्लास 2 के बीच में डिफरेंसेस की बात करी। नेक्स्ट अपन अब बात करें क्लास 3 एमएससी जीन की। ये जो क्लास 3 एमएससी जीन होते हैं वो कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जैसे कि C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गया, C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गया, या फिर कुछ साइटोकाइंस जैसे कि TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वगैरह हो गए। एंड दीज आर नॉट रिलेटेड विद द HLA एक्सप्रेशन, कि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का भी काम नहीं कर रहे, HLA एक्सप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की कोडिंग कर रहे हैं, जैसे कि C2 और C4। ये क्लास 3 वाले एमएससी जीन्स की अपन ने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं रोल ऑफ HLA कॉम्प्लेक्स, कि इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रांसप्लांट पैथोलॉजी ही पढ़ेंगे, वहाँ पे अपन और बेहतर समझ पाएंगे इसका रोल, वो लेक्चर आप 100% देखिएगा। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के रिकग्निशन और उसके एक्टिवेशन के अंदर भी HLA कॉम्प्लेक्स का रोल है, क्योंकि टी हेल्पर सेल के सामने एंटीजन को प्रेजेंट ही जो कर पा रही है सेल्स, वो HLA कॉम्प्लेक्स की वजह से ही कर पा रही है। इसके अलावा कुछ डिजीजेस के लिए अगर ससेप्टिबिलिटी है वो अपन पता कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, रूमेटेड आर्थराइटिस वगैरह, या फिर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की ससेप्टिबिलिटी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस, इसकी भी अपन जो ससेप्टिबिलिटी है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं बाय HLA कॉम्प्लेक्स। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है HLA कॉम्प्लेक्स, या फिर अपन कह दो MHC जीन का जो कॉन्सेप्ट है, और ये आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.